हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी और उसकी क्या कंडीशन होगी। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये इसको आप अच्छे से समझेंगे, उससे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से जैसे आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो राइट, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी ऑफ समथिंग होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे हम अगर बोले कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कोई सिस्टम है जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इट मीन्स इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए नेट फोर्स। तो वहाँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम से यही है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से कि नेट फोर्स उस बॉडी पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। A body in a state of rest or moving with a constant velocity is said to be translational equilibrium। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, या मूविंग बॉडी है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन। दोनों केस में बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। आइदर वेलोसिटी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन जीरो है, तब उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। दस, इफ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन अ पर्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट मस्ट हैव नो लीनियर एक्सेलरेशन। तो वही चीज़ है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मीन्स डी वी बाई डी टी भी जब कांस्टेंट है डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स एक्सेलरेशन कोई वहाँ पे नहीं लगेगा, लीनियर एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट है। अब कंडीशंस फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे होगी तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब मोशन में होगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। नाउ कंडीशन फॉर और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है उस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। ये कोई हमारा ये सिस्टम है या कोई बॉडी है जिस पे हमने कई सारे फोर्सेस दिखाया। फोर्स वन इधर की तरफ लग रहा है, F1 लग रहा है, Fi लग रहा है, सॉरी F1 इधर लग रहा है, F2 बाहर की तरफ लग रहा है, Fi कोई ith फोर्स है इधर लग रहा है, एंड Fn इधर लग रहा है, ठीक है। फॉर अ बॉडी टू इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नो नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट। कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, इस पे जो नेट फोर्स निकालो आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है नेट फोर्स तो इट मीन्स ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, या सिंपली हम इसको बोले इक्विलिब्रियम में है, या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इसी को। इफ हियर इट मीन्स यहाँ पे क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो। मीन्स सारे फोर्सेस का नेट फोर्स जीरो होने का मतलब सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लें, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, इस तरह से Fn वेक्टर, इनका सबका वेक्टर ले लें, वेक्टर सम ले लें, तो इट मीन्स ज़ीरो होना चाहिए। वेक्टर सम से मतलब है डायरेक्शन के साथ उसका जोड़ें। उसकी मान लिया कोई इधर लग रहा है फोर्स, उसको पॉजिटिव लिया, इधर लग रहा है तो उसको निगेटिव लेंगे, अगर तो वेक्टर सम उसी को हम बोलेंगे। इस सेवनर फोर्सेस एक्टिंग F1 F2 F3 and Fi and Fn all act simultaneously on a body, the body is in translational equilibrium, then
द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मीन्स ये रिजल्टेंट समेसन मतलब कि सबका वेक्टर सम, समेसन एफ आई वेक्टर सम यहाँ पे लगा देंगे। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को क्लियर मीन्स नेट फोर्स अगर निकालें उस बॉडी में 0 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगर ये बात करें, इफ़ द फोर्सेज F1, F2, Fi एंड Fn आर एक्सप्रेस इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स, मीन्स कार्टेशियन कंपोनेंट मतलब कोई फोर्स मान लिया F1 है तो इसके एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 कॉस थीटा होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट F1 साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इसको Fy बोल देते हैं, Fy1 ये Fx1, इस तरह से Fx2 होगा, Fx3 होगा, Fxn1 होगा, एंड इधर Fy1, Fy2, Fy3 इस तरह से होंगे, लास्ट में Fy1, ठीक है। अब इसकी कंडीशनल इक्विलिब्रियम क्या होगी, मीन्स नेट फोर्स Fx डायरेक्शन में जो नेट फोर्स निकालो और इधर Fy डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो, ठीक है। तो इनका नेट फोर्स मीन जितने वर्टिकल कंपोनेंट है जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनका नेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, उनका वेक्टर सम लो तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मान लिया 3D बॉडी है तो जेड डायरेक्शन में भी, तो ये 0 होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर होती है। मीन्स ये भी कंडीशन है एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। मीन्स सिंपली अगर कोई बॉडी हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन लेनी है तो एफ एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालो, एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट सारे सम का 0 होना चाहिए, एंड जेड डायरेक्शन में भी। अगर 3D कार्टेशियन में, 3D में, अगर 2D में तो यही दोनों होंगे, इन दोनों को 0 कर पुट कर दो, अपने आप आपको मिल जाएगी कंडीशन। किस कंडीशन में हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं, राइट। जैसे कि अब इफ़ अ बॉडी इज एक्टेड बाय अ सिंगल एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी बॉडी पे सिंगल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इट कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे आप सिंगल फोर्स लगा रहे हैं, एक ही फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। तो अब इस पे नेट फोर्स उस केस में 0 नहीं होगा, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में होगी। सेकेंड कंडीशन है, इफ इन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर कोई बॉडी में 2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मान लिया एक इधर से लगा एक इधर से लगा, तो इस पे क्या होना चाहिए, ये दोनों का नेट क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, 0 होना चाहिए, या दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तब हम बोलेंगे कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स इस तरह से लगें कि इक्वल हो और अपोजिट हो, तब उस पर नेट फोर्स 0 होगा, तब उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है हमारी बॉडी, ठीक है। अब वही चीज़ थर्ड इसमें केस बता रहे हैं, इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, अब कोई बॉडी हमने ले लिया जिसपे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, इधर मान लिया ये F3, इस तरह से लग रहा है, तो अब उसकी क्या कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देयर रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल 0, मीन्स उन तीनों फोर्स का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल वेक्टर एडिशन रूल दे मस्ट बी कोप्लेनर एंड मेक अ क्लोज ट्रायंगल। तो अब नेट फोर्स अगर कोई बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, F1 की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, F3 इधर है, F2 इधर है। अब अगर ये बॉडी हम बोलें कि इन तीनों बॉडी का नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये तीनों वेक्टर फोर्स हैं, वेक्टर में हमने पढ़ा है नेट फोर्स कब 0 होगा,
जब वो कोप्लेनर हो और क्लोज ट्रायंगल बनाए, राइट। क्लोज ट्रायंगल, अब इसको चलो ड्रॉ करते हैं। F1 हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया F1 को, ठीक है। F2, अब F2 को देखो, F2 की डायरेक्शन इधर है, इस साइड है, तो जहाँ से F1 ख़त्म हो रहा हो यहाँ से F2 को स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट किया, इसी के F2 इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया हम, यहाँ पे F2 ड्रॉ कर दिया पैरेलल, ये हमारा F2 वेक्टर मिल गया फोर्स। अब थर्ड क्या है, थर्ड की डायरेक्शन इधर है, आप देख सकते हैं ये है, इसी के पैरेलल जहाँ से सेकेंड वेक्टर फिनिश हो रहा है वहाँ पे थर्ड को ड्रॉ कर देंगे। अब ये बन गया आपका F3 वेक्टर, ठीक है। अब बाई वेक्टर एडिशन रूल, ट्रायंगल रूल जो आपने पढ़ा है, अगर वेक्टर अगर कोई भी क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो उनका वेक्टर सम ऑलवेज इक्वल क्या होता है, 0। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही वेक्टर ट्रायंगल रूल में हमने बताया था आपको कि अगर F1 वेक्टर इस तरह से है, F2 मान लिया कोई वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, कोई जरूरी नहीं फोर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, इन तीनों का आप वेक्टर सम ले लें, इसमें ट्रायंगल रूल लगा दो, बिल्कुल अपने आप आ जाएगा आपको। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ करके ये दिखाया F2 F3, तो ये चीज़ को इनका वेक्टर सम 0 होगा, नेट फोर्स तभी हम बोलेंगे 0 होगा। 3 को प्लेनर का मतलब, को प्लेनर फोर्स से मतलब एक ही प्लेन में हो फोर्स, अलग नहीं कि एक XY प्लेन है दूसरा YZ प्लेन में फोर्स है, उनको को प्लेनर नहीं बोलेंगे, उनको नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। अगर एक ही मीन्स XY प्लेन में है तो सारे फोर्सेस XY प्लेन में वर्क करना चाहिए, YZ में है तो YZ में, अगर ZX में है तो ZX में, सारे फोर्सेस को एक प्लेन में एक्ट करना चाहिए, ठीक है, तब उनको हम कोप्लेनर बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब द सिचुएशन कैन बी एनालाइज्ड आइदर बाय ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड से इसको हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकल मेथड मेक्स यूज ऑफ साइन रूल और लामिस थ्योरम। ग्राफिकल मेथड में इसको हम लामिस थ्योरम या साइन रूल बोलते हैं, लामिस थ्योरम। अब जब भी कोई इस तरह के फोर्सेस लगे होंगे, मीन्स सपोज एक फोर्स इधर लग रहा है F1, ठीक है, एक मिनट इसको हम ड्रॉ करते हैं, एक इधर दिखाते हैं F1, दूसरा किधर लग रहा है, इधर F2, इधर तीसरा लग रहा है F3, ये हमने ड्रॉ कर दिया F3 वेक्टर। अब सपोज F1 एंड F2 के बीच का एंगल क्या है, या F1 के अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा। F2 के अपोजिट मान लिया ये बीटा है, F3 के अपोजिट मान लिया ये गामा है। अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल F1 अपॉन साइन अल्फा मीन्स M1 फोर्स अपॉन में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस मीन्स F3 एंड F2, उसका साइन अल्फा, इसका रेशियो निकालो। सिमिलरली फिर आप क्या निकालो यहाँ पे, F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस मीन्स F3 एंड F1 के बीच का फोर्स, उसका साइन बीटा, F2 अपॉन साइन बीटा का रेशियो एंड F3 अपॉन साइन गामा का रेशियो, तीनों अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखें तीनों इक्वल आते हैं। इसी को साइन रूल बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को, या लामिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर साइन रूल बोलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अगर इसको लामिस थ्योरम बोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फोर्स को साइन, वही चीज़ को अगर हम बोले यहाँ पे एंगल अल्फा की जगह ये ले लिया है, यहाँ पे देखिए एंगल
F1 की अपोजिट ए है, F2 का अपोजिट बी है, F3 का अपोजिट सी एंगल है। ठीक है, तो उसी को लामिस थ्योरम के टर्म में बोलेंगे F1 अपॉन साइन ए, F2 अपॉन साइन बी, F3 अपॉन साइन बी। इसको ट्राइंगल रूल से अगर वेक्टराइजेशन रूल से निकालेंगे तो उससे भी आपको ये मिल जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें एक्स आप क्या करो, एक्स कंपोनेंट निकालो, एफ एक्स निकालो, उसको इक्वेट करो 0, एफ वाई निकालो, इक्वेट करो 0, तो अपने आप आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी कि किस कंडीशन में ये हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। राइट, ओके, चलिए इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपका पहला एग्जांपल ये लेते हैं हम लोग ने, ये यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। एक फिगर ये गिवन है, ये फर्स्ट ए पार्ट है, ये बी है। ठीक है, सेम है, उसमें कंडीशन अलग अलग दिया है। अ बॉक्स ऑफ वेट 10√3 Newton is held in equilibrium with the two strings OA and OB as shown in figure। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कोई एक बॉक्स है ये, जो दो रस्सियों से बंधा हुआ है, OB एंड OA से रस्सी है, स्ट्रिंग है जिससे बंधा हुआ है। ठीक है, द OA इज हॉरिजेंटल, फर्स्ट रस्सी OA क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड है। तो अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में ये टेंशन पूछ रहे हैं। और बी स्ट्रिंग हॉरिजेंटल प्लेन से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, ये कंडीशन में गिवन है, ये फर्स्ट फिगर। अब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो कई तरीके से कर सकते हैं। और अब इसका जो बॉडी है, इसका सेल्फ वेट जो गिवन है, मीन्स W = mg, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10√3 न्यूटन, ये गिवन है कंडीशन न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब इसमें दोनों स्ट्रिंग में हमें टेंशन बतानी है कि टेंशन कितनी इंड्यूस हो रही है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। राइट, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस हम लोग दिखाते हैं, उस कंपोनेंट का स्केच ड्रॉ कर लेंगे। मीन्स ये हमने वेट दिखा दिया, अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। राइट, अब हमने माना कि वो भी स्ट्रिंग में जो फर्स्ट जो टेंशन डेवलप हुआ T2, टेंशन क्या होता है, सिंपली एक फोर्स होता है और कुछ नहीं होता, जो स्ट्रिंग वगैरह में पुल की वजह से आ जाता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब OA फर्स्ट स्ट्रिंग में, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में मान लिया T1 टेंशन है, ये हमने सपोज कर लिया, मान लिया दोनों स्ट्रिंग में T1 एंड T2 स्ट्रिंग टेंशन है। और जो ये T2 मीन्स OB स्ट्रिंग है, ये यहाँ से 60 डिग्री बना रही, तो अल्टरनेट ट्राइंगल से ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पे थर्ड फोर्स लग रहा था जो वेट पे लग रहा था, वेट का मतलब मास का, ये आपका खुद का वेट था इसका mg, ये डाउनवर्ड लग रहा था। ठीक है, डाउनवर्ड। अब तीनों फोर्सेस यहाँ पे हमें पता चल गए। ठीक है, अब इसमें ये तीनों फोर्सेस को हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड से कर सकते हैं। तो अब जैसे ग्राफिकल मेथड से हम करें तो क्या इसमें होगा, देखो अब तीनों कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक देखिए, ये एक फोर्स इधर लग रहा है T2, T1 इधर लग रहा है, और वेट इधर W नीचे लग रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो T2 है, T2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स T2 का एक कंपोनेंट किधर होगा, T2 का एक कंपोनेंट आपका एक तो इधर होगा,
यहाँ पे एक तो इसका आप लामिस साइन रूल से निकाल सकते हैं। मीन्स ये T1 cos 60 डिग्री एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, T2 साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब आप देखिए, अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला वर्टिकल फोर्स इस वाले वर्टिकल फोर्स मीन सेल्फ वेट को बैलेंस करेगा, और ये T1 ये T2 है, यहाँ पे ये भी T2 ये इसको बैलेंस करेगा। अगर ये दोनों ये कंपोनेंट फोर्स के आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर दिए, इट मीन्स हमारी बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी अपने आप। अब यहाँ पे देखिए T2 साइन 60, T2 साइन 60 इज इक्वल टू 10√3 ओके। अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना होता है √3/2, T2 इंटू √3/2 इक्वल टू 10√3, 10√3 से √3 कैंसिल हो गया है। आप T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू अपने आप मिल गई आपको 20 न्यूटन। मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग में, सेकेंड स्ट्रिंग में, वो भी स्ट्रिंग में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन टेंशन डेवलप हो रहा है। T2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने ग्राफिकल मेथड से किया हुआ, हमने भी वही निकाला 20 आ रहा, इन्होंने साइन रूल से किया हुआ, बेसिकली वेक्टर एडिशन रूल से। तो हमने इसको एनालिटिकली कर दिया, ये 20 न्यूटन आ गया। अब अगर ये आ गया आपका 20 न्यूटन, तो आपका ये कंपोनेंट इधर था, ये T1 cos 60 था, ठीक है। अब ये ये T2 है। अब T2 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना आया 20 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब ये अगर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फोर्स इसको T1 फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, मीन्स इक्वल होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम है मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 है, सिंपल सा कंडीशन लगा दो Fx इक्वल टू 0, इससे निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर दीजिए। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं कि इक्वल टू 0 कर दीजिए, मीन्स T1 इक्वल टू T2 cos 60। अब T2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 20, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके मेथड से भी 10 आ रहा, हमने जो बताया उस मेथड से भी 10 आ रहा है। तो ये तरह से दोनों मेथड सही हैं। तो अभी देखो एनालिटिकल मेथड जो हम बता रहे हैं, तो ये हमने ये बताया हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट करो 0 नेट फोर्स, वर्टिकल फोर्स को नेट फोर्स 0 करो, इससे भी आ गया। अब इसी को लामिस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो किया इन्होंने लामिस थ्योरम लगा दिया, यहाँ से आप देख सकते हो ये एंगल 90 हो गया इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 140 आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा इधर। ये आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। तो लामिस थ्योरम से लगा दो, उससे भी आ जाएगा। T2 एंड T1 अननोन है, दो फोर्स अननोन है, 3 इक्वेशन बनेगी, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको उस तरह से लामिस थ्योरम से भी ट्राई करना है साइन रूल से। अब सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपका सभी पार्ट में, इफ़ यू चेंज द लोकेशन ऑफ A on the wall, hence the orientation of OA without altering the orientation of OB shown in figure B। अब इन्होंने क्या किया, तो ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, OA को हॉरिजॉन्टल से कर दिया, इस इंक्लाइन कर दिया, एंगल मान लिया थीटा। अब ये कह रहे हैं व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग OA मेक विद द वॉल से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग OA स्ट्रिंग को कितने हम एंगल पे लगाएं, सो दैट मिनिमम टेंशन इज डेवलप इट, सो दैट कि इसमें मिनिमम टेंशन डेवलप हो। ये कंडीशन पूछ रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी।
तो इसका कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बॉक्स को बना लीजिए। T1 मान लिया इधर है, T2 तो गिवन था, 60 डिग्री पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल। T1 को हमने मान लिया वर्टिकल से थीटा एंगल पे लग रहा है। आपका सेल वेट नीचे था। अब इसको आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे तो उससे भी आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड से फोर्सेस हमने दिखाया, ये नीचे का फोर्स दिखा दिया, ये इसको दिखाया, ये फोर्स 90 डिग्री दिखा दिया। तो इससे आप लाइन ऑफ एक्शन T2 की इधर आ जाएगा, तो इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। ये अगर ये यहाँ पे 90 है तो ये थीटा है, तो यही थीटा बताना है। ये 30 है तो ये 60 अपने आप हो जाएगा, ये 60 अपने आप हो जाएगा। ठीक है। नाउ एनालिटिकल मेथड से करते हैं, एनालिटिकल मेथड से करते हैं, एनालिटिकल मेथड से करते हैं तो उससे समेशन एफ एक्स को इक्वल टू 0 कर दो। इसके T2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, उसको ये इसके इक्वल आएगा। एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, इसको इक्वल आएगा। अब दोनों को सिंप्लीफाई करके T1 की वैल्यू निकालोगे 10/√3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आएगा। अब ये वैल्यू को आपको मिनिमाइज करना